नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को 11 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं। तो पहली एक जजमेंट है, हम उसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करते हैं। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील ऑफ नंबर ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 14140 ऑफ 2020 की है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस बैंक एंड अनदर। यहाँ पर एक अपीलेंट्स हैं, वो उनका डेथ हो गया था, और एंड अदर्स हैं और उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो एक बैंक है, और साथ में एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो है यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स। इसके फैक्ट्स ये थे कि इसमें ये जो स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल की गई थी वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन की जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में डाला गया था। नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के ऑर्डर को बरकरार रखा था। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर अपीलेंट्स ने अपना जो है सिविल अपील मतलब स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की थी। ये कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड कंज्यूमर केस से रिलेटेड एक जो है जजमेंट आई है। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो इंश्योर्ड है उन्होंने एक हाउस लोन लिया था जो कि 70 लाख के 99,172 का जो है वो इन्होंने एक लोन सैंक्शन कराया था। लेकिन इसमें कंडीशन ये थी कि जो एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंडीशन रखी थी कि बैंक जो है वो पहले जो इंश्योर्ड है वो अपना एक जो है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी देना पड़ेगा उनको। उस हिसाब से उनको जो प्रीमियम है वो देना पड़ेगा, वो जो कि 6,24,172 रुपीस है। यहाँ पर फैक्ट्स जो हैं ये यहाँ रीजनिंग के अंदर ही डाले गए हैं इस जजमेंट में। और इसमें बताया गया था कि अब जब इनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी जो है कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं आई थी। लेकिन जो फिर उसके बाद जो बैंक ने इमीडिएटली जो अमाउंट था 6,24,172 का जो प्रीमियम है वो इंश्योर्ड को जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको दे दिया था, उनके रिमिट कर दिया था। लेकिन थोड़े दिन बाद जो है इंश्योर्ड की डेथ हो गई थी। लेकिन और इसके बाद इंश्योर्ड कंपनी ने जो है वो जो पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था कि इसकी इंटीमेशन भी दे दी गई थी बाय दी इंश्योरेंस मतलब इंश्योर्ड के जो फैमिली मेंबर्स ने। लेकिन जो इंश्योर्ड जो कंपनी है उन्होंने जो है उसको एक्सटेंड कर दिया था पॉलिसी को कि अब यहाँ पर उसे एग्रीवेट होके उन्होंने अपना इंश्योरेंस क्लेम दिया था, लेकिन जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। स्टेट कमीशन में गए थे, वहां पर भी रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही एनालिसिस किया कि जो डेट थी लोन की सैंक्शन की वो 25 जुलाई 2017 की थी, और जो डेथ हुई है वो 16 अगस्त 2017 में जो है कम्युनिकेशन जो है वो दे दी गई, रिसीव कर गई थी। डेट्स का एक बार देख लेना कि इसमें क्या बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा है इसमें। और क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे मैलिफाइडनेस है यहाँ पे ऑन द साइड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो ट्रैकिंग डिटेल्स को भी इन्होंने एनालिसिस किया था। उन्होंने बताया कि जो इंश्योरेंस जो पहली चीज तो ये बताई कि जो रिक्वायरमेंट्स थी पॉलिसी की जो प्रिस्क्राइब की गई थी वो सारी टोटली सेटिस्फाइड थी। और मैं ट्रेडमिल टेस्ट जो किया गया था उसमें भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई थी। और अब ये कम्युनिकेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी की कि पोस्टपोन कर देना लाइफ इंश्योरेंस कवरेज को बाय 6 मंथ्स, वो भी आफ्टर जो इंटीमेशन ऑफ द डेथ, जो इंश्योर्ड की जो फैमिली ने जो डेथ की इंटीमेशन दे दी गई थी उसके बाद ये सब कर बढ़ा देना, ये अब एक तरह का मैलिफाइड एक्ट है। तो इसलिए ये इस सारे ग्राउंड्स पे जो पाया कि इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम है वो देना होगा, जो क्लेमेंट ने दिया है मांगा है उनको देना होगा। और नीचे की जो कोर्ट्स थी नेशनल कमीशन की का जो ऑर्डर था और स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर था उनको सेटिस्फाइड कर दिया, और कंप्लेंट जो डाली गई थी उसको अलाउड कर दिया, और पार्टीज को कहा कि वो अपनी अपनी कॉस्ट है वो बेयर करें। ये थी एक पहली जजमेंट। दूसरी जजमेंट के ऊपर हम दोबारा गौर करते हैं, और जो दूसरी जजमेंट है वो एक ये भी सिविल अपील और डैश ऑफ 2022 की है। ये अराइजिंग आउट फ्रॉम
ऑफ स्पेशली पिटीशन नंबर 3525 ऑफ 2018 की है। और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस जो कि एक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है और रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की। और इसमें यहाँ पर ये है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है वो एक यूपी एसएससीएल जो है उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन है जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। इसके जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि एक जो शुगर मिल थी वो काफी लॉसेस में चल रही थी, तो एक एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी 29 जून 2009 में, और इसमें प्री बिड मीटिंग हुई थी, और प्री बिड मीटिंग में जो कि हुई थी 10/7/2009 में। और इसमें जो है अपीलेंट ने परचेज की थी मिल को 13.94 करोड़ की जो है मिल है वो जो परचेज की थी। और इसमें ये बताया गया था कि जो लायबिलिटीज हैं, जो कि एक एग्रीमेंट होगा, जो साइनिंग जो एग्रीमेंट से पहले जो जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो जो है वो सेलर जो है वो बॉन्ड करेगा बिफोर साइनिंग का स्लम्प एग्रीमेंट से पहले। सारी की सारी जो भी लायबिलिटीज हैं वो सेलर जो कि बॉन्ड करेगा, और उसके बाद एग्रीमेंट के बाद जो होगा वो सब्सिक्वेंट पीरियड की जो है वो परचेजर बेयर करेगा इसमें लायबिलिटीज। और इसमें जो सेल एग्रीमेंट हुआ था 9 अगस्त 2010 को हुआ था, और इसके बाद जो पोजेशन थी जो कि 17 अगस्त 2010 को पोजेशन ले ली गई थी। और इसमें जो और फिर फॉर्मल सेल जो डीड है वो एग्जीक्यूट हो गई थी 4 अक्टूबर 2010 को। अब इसके बाद क्या हुआ था कि जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट की गई थी 17/7/2010 को बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से। और इसमें अपीलेंट ने यहाँ पर एक रिट पिटीशन लखनऊ बेंच में डाली थी कि जो जितनी भी रिकवरी प्रोसीडिंग जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, जैसे अनपेड ड्यूटी, पेनल्टी, जो इंटरेस्ट है, जो भी है वो जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है जो कि परचेजर है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन को सुने पहले गवर्नमेंट। और ये यही स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया कि जो अपीलेंट है जो कि शुगर कंपनी है उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनकी रिप्रेजेंटेशन को सुना जाए, और डायरेक्शन दी 22/3/2013 को कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी जो हेयरिंग सुने और रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज करें बाय स्पीकिंग ऑर्डर से। रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज कर दी गई 7 जून 2016 को, और उसमें बताया गया कि परचेजर जो है वही लायबल हैं आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज थी जो कि शुगर मिल से रिलेटेड थी वो सिर्फ जो है परचेजर को देनी पड़ेगी। और इसमें जो ड्यूटी जो लगाई गई थी 5,68,797 की जो है वो ड्यूटी लगाई गई थी, और इसमें 5,65,697 की जो ड्यूटी थी ये क्वांटिफाई की गई थी। अब यहाँ पर इशू ये आया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज हैं वो सेलर को देनी होगी या परचेजर को देनी होगी। बाद में इसका जो पूरा एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो ऑर्डर है नीचे का कोर्ट्स का वो एरर है, और क्योंकि 17/7/2010 को ना जो अपीलेंट है वो ना है कोई डीलर थे ना ही कोई मैन्युफैक्चरर थे, और देयरफॉर जो उनको कोई टैक्स, नो टैक्स और ड्यूटी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सेटिस्फाई करें ऑपरेशन का जो यूनिट था शुगर का। और ये एक यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्हीं को ही सारे जो ड्यूज हैं कस्टमर के फ्रॉम द कस्टमर से लेने चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो डिपॉजिट करें, डिपॉजिट द कलेक्टिव अमाउंट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करें। और लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुई जो पीरियड प्रायर टू 17/7/2010 को जो यूपीपीएससीएल जो है वो ट्राइंग टू यूजर्प द कलेक्टिव सम एंड ट्राइंग टू पास द बर्डन, जो सारा बर्डन है अपीलेंट के ऊपर डाल रहे हैं जो कि ना के डीलर थे ना ही और कोई एनीथिंग उनसे कोई कंसर्न नहीं था जो ऑपरेशन जो यूनिट का जो ऑपरेशन जो चल रहा था 17/7/2010, क्योंकि जो जो पोजेशन इन्होंने ली थी वो ली थी 17 अगस्त 2010 को, तो ये 17/7/2010 से पहले का है। और जो फॉर्मल सेल डीड जो एग्जीक्यूट हुई थी वो 4 अक्टूबर 2010 को हुई थी। तो यहाँ पर सर्कमस्टांसिस पे देखते हुए जो रिजेक्शन की गई है रिप्रेजेंटेशन की अपीलेंट की वो एक आर्बिट्रेरी है, और स्पीकिंग ऑर्डर जो है जो कि कुड नॉट हैव बीन सस्टेन। हाई कोर्ट ने भी जो अप्रूव किया स्पीकिंग ऑर्डर को वो भी हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए लायबिलिटी इन क्वेश्चन नॉट बीइंग अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैनॉट बी फास्टेंड ऑन दी शोल्डर्स ऑफ द अपीलेंट। तो कॉन्ट्रेरी व्यू लिया गया है स्पीकिंग ऑर्डर पे और इम्प्यून जजमेंट पे,
और जो कि अनसस्टेनेबल है, तो इसमें अपील को जो है वो अकॉर्डिंगली अलाउड कर दिया। तो मीन्स जो नीचे की जो माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने सेट असाइड कर दिया। ये थी दूसरी जजमेंट। अभी तीसरी जजमेंट को देख, और जो तीसरी जो जजमेंट है वो एक लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो कि अपीलेंट है वर्सेस रेस्पोंडेंट्स हैं इस सिविल अपील 9299 ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन अराइजेस हुई है फ्रॉम 23601 ऑफ 2022 की। ऐसे कई मिलती जुलती कलेक्ट जो जजमेंट्स हैं और लैंड एक्विजिशन की वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। इसमें क्या था कि हाई कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटीशन है उसमें अलाउ कर दिया था, और रिलायंस किया गया था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जजमेंट है उसमें जो है वो रिलायंस किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट है जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल की जो जजमेंट है उस पर रिलाई किया था, और उसमें पाया है कि कभी भी अगर एक कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर जो प्रोसीडिंग्स जो है उसे लैप्स नहीं माना जाएगा। तो इसके थोड़े फैक्ट्स यही थे कि एक इम्प्यून जजमेंट जो थी वो 1 दिसंबर 2015 की थी, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो जो कि अलाउ कर दी थी, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फाइल की थी और कहा था कि जो एक्विजिशन जो है रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड इन द क्वेश्चन जो लैप्स हो गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द राइट टू द फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट रेफर टू एज 2039। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने यहाँ एक अपील जो है वो फाइल की थी। नोटिफिकेशन फैक्ट्स ये थे कि नोटिफिकेशन सेक्शन 6(4) के अंदर 1960 में, मतलब 10 नवंबर 1960 में निकाला था नोटिफिकेशन, और डिक्लेरेशन जो थी वो हुई थी 6 जनवरी 1969। अवार्ड डिक्लेयर्ड हुआ था 31 जनवरी 1983 में, और इसके बाद डिपार्टमेंट एंड लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने अपने कॉन्ट्रा एफिडेविट में कहा कि जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 हैं बिफोर द हाई कोर्ट की जो पोजेशन जो ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड थी वो टेकन ओवर ले ली गई थी और हैंड ओवर कर दी गई थी डीडीए को 4 मार्च 1983 में। अब यहाँ पर 2015 में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की हाई कोर्ट में और चैलेंज किया था एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को। नोटिफिकेशन जो था 1980 सेक्शन 4 और डिक्लेरेशन जो था दोनों एक्ट का अंदर था, और कहा कि ये डीम टू बी लैप्स है अंडर द बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 24(2) ऑफ द 1983 तो 2013। और स्पेसिफिक केस था अपीलेंट का कि उसमें बताया गया था कि जो पोजेशन जो लैंड है 4 मार्च 1983 में ली गई थी और हैंड ओवर कर दी गई डीडीए को विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ फिजिकल पोजेशन बाय द इम्पिंज जजमेंट एंड ऑर्डर। रिलायंस किया गया पूना मेडिकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर वर्सेस हरकचंद मिसरीमल सोलंकी एंड अदर्स का। और ग्राउंड भी ये देखा कॉम्पोजिशन जो है वो टेंडर नहीं की गई लैंड ऑनर को, और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी पिटीशन को और डिक्लेयर कर दिया कि जो एक्विजिशन जो है रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड जो है वो डीम टू बी लैप्स होती है सेक्शन 24(2) पार्ट के अंदर। और स्पेसिफिक केस था ये ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का बिफोर द हाई कोर्ट की दैट की पोजेशन ऑफ लैंड जो है वो टेकन ओवर ली जा चुकी थी 4 मार्च 1983 में और सेम हैंडेड ओवर कर दी डीडीए को। और ओरिजिनल एक्विजिशन थी वो ईयर 1960 की थी, और रिट पिटीशन जो प्रेफर की गई थी एक्विजिशन की वो नोटिफिकेशन की वो 4/6 के अंदर आफ्टर 55 साल के बाद डाली गई थी, और हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन अलाउ कर दी। और ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जजमेंट है और ऑब्जर्व किया कि कॉम्पोजिशन जो है वो टेंडर नहीं की गई। और लेकिन जो रिसेंट डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स का, और लैब्स के बारे में बताया गया सेक्शन 24(2) का, जो कि ट्विन कंडीशंस है of not taking the possession and not tendering paying the composition as required to be satisfied। और इस डिसीजन में ये बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो दे शैल नॉट बी लैप्स ऑफ द एक्विजिशन प्रोसीडिंग अंडर 24 सब पार्ट 2 के अंदर। और केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्पेसिफिकली ओवर रूल्ड कर दी थी वो जजमेंट को, क्योंकि हाई कोर्ट ने वो 2015 में डाली गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट है 2020 की आई हुई थी। तो इन सारे ग्राउंड्स पे देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने जो है पाया कि जो पोजेशन जो है सर्टिफिकेट है और स्पेसिफिक केस ऑफ अपीलेंट है कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने पोजेशन ले ली थी लैंड को और 4 मार्च 1983 में और हैंडेड ओवर कर दी गई थी डीडीए को
इम्प्यून जजमेंट जो पास की गई है हाई कोर्ट की वो अनसस्टेनेबल है और उसे क्वैश किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है। ये जजमेंट ये भी 15 दिसंबर 2022 की थी। ये थी 3 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई